पीपीएस पीपीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपको ये सब्जेक्ट पीपीएस पढ़ना क्यों है? देखिए, पीपीएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए तो सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम को समझना है। अगर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें, फिर हर एक पार्ट्स को अच्छे से समझें। प्रॉब्लम को समझने के बाद फिर उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन करें कि पहले हम ये करेंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट करेंगे, फिर ये वाला पार्ट करेंगे। और जब आप उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके उसको इंस्ट्रक्शन लिख ले तो फाइनली हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ या जावा में लिखकर कंप्यूटर से सॉल्व करवाए। जनरली ये जो सब्जेक्ट है पीपीएस, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। ये आपको सिखाता है कि अगर आपके लाइफ में आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो आप उस प्रॉब्लम से डील कैसे करें, उसको सॉल्व कैसे करें। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले ये उसका फाउंडेशन है, यानी ये उसका बेसिक है। ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग को भी डेवलप करता है, यानी हमारी सोचने की जो कैपेसिटी है, हम कितने अच्छे से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अपना लॉजिक लगा सके, उसको इम्प्रूव करता है। इसमें क्या होता है, फ्रेमिंग अ प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है उसको जब हम समझ चुके हैं तो समझने के बाद हम अपने उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिखें ताकि उसको सॉल्व करना आसान हो जाए, हमें हर पार्ट समझ में आए। एग्ज़ाम में भी हम करते हैं ना, क्वेश्चन कुछ और पूछा है, हम कोई और आंसर लिख कर आ गए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले उसको आप स्टेप में लिखें ताकि आप उसका सही आंसर निकाल सकें। अब जो भी हम अपने प्रॉब्लम को लिखे, या तो उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखते हैं यानी फार्मूला। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला ये एक सर्कल है, इसका मुझे एरिया निकाल के दिखाए, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r का स्क्वायर ना। तो पहले आप इसका रेडियस निकालोगे। पहला स्टेप तो आप ये है कि आप क्वेश्चन समझोगे कि एरिया निकालना है। उसके बाद आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिखोगे कि सबसे पहले हमें रेडियस निकालना है। इसका रेडियस निकालने के बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, या ग्राफ के थ्रू। आप जानते हैं ना, एक वर्ड्स के थ्रू किसी को समझाना और एक ग्राफ या चार्ट के थ्रू किसी को समझाना, दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, ज़्यादा अच्छे तरीके से किसे समझ में आता है, जिन्हें आप पिक्चर्स, इमेज या चार्ट के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम मेनली 3 टॉपिक्स को पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम एंड सूडोकोड। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसे। सबसे पहले में आता है आपका एल्गोरिदम। इसका डेफिनेशन देखा जाए तो एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसको जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं सीक्वेंस वाइज, तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो मान लीजिए हमें एक बनाना है, हमें पास एक प्रॉब्लम है कि हमें निकालना है कि कोई नंबर जो है इवन है या ऑड है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास। अब हमें इसे एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखना है, यानी इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले हम एक नंबर लें, टेक अ नंबर, टेक एनी नंबर एंड मान लेते हैं। दूसरा स्टेप में हम क्या फॉलो करेंगे, हम उस नंबर को टू से डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड द नंबर n फ्रॉम 2, है ना, और n उसका रिमाइंडर पता लगाएंगे एंड चेक करेंगे। इफ़ अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है देन स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम प्रिंट देन गोज टू स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम जाएंगे, हम क्या प्रिंट करेंगे कि नंबर इज इवन, है ना। अगर नहीं, इफ़ नॉट, स्टेप 2 में इफ़ नॉट, देन वी गोज टू स्टेप 4। और स्टेप 4 हमें क्या बताएगा, प्रिंट नंबर इज
ऑड। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम था। सबसे पहले देखिए मैंने इसमें सिंपल सा इंग्लिश यूज़ किया है, सिंपल सा इंग्लिश आपको समझने के लिए। यानी इस प्रॉब्लम का प्रोग्राम लिखने से पहले मैंने इसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है, सीक्वेंस वाइज लिखा है, ताकि इसको मुझे सॉल्व करना आसान हो जाए, मैं इससे देखकर आसानी से अपना प्रोग्राम बना सकूं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये जो हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं ये फाइनाइटनेस हो, यानी ये इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स हो। ऐसा नहीं कि चलता जाए चलता जाए चलता जाए, ये ख़त्म भी होना चाहिए। दूसरा डिफिनाइटनेस, यानी हर स्टेप क्लियर हो आपके पास। आप इस एल्गोरिदम को अपने तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ये होना चाहिए कि आपका वो जो हर स्टेप क्लियर हो, समझ में आए। इफ़ेक्टिवनेस, हर स्टेप सिंपल होना चाहिए ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग करना या उससे प्रोग्राम बनाना आसान हो जाए, है ना। और एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग तरह से एल्गोरिदम आप लिख सकते हो। ठीक है। और जनरलिटी मीन्स इट शुड वर्क फॉर अ सेट ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। ज़रूरी ये हर नंबर के लिए यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 के लिए ही एल्गोरिदम यूज़ करें, मैं 6 ले लूँ तो वो 6 हमारे ऑड नंबर दिखा दे। नहीं, एल्गोरिदम ऐसा लिखे कि वो उसका लॉजिक ठीक ठाक हो, उसका लॉजिक सही हो। अब पढ़ते हैं हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में। एल्गोरिदम में क्या हुआ था ना, हमने इंग्लिश वर्ड्स वगैरह का यानी नॉर्मल सेंटेंस वर्ड्स का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को समझने की कोशिश की थी। अब फ्लो चार्ट में क्या होता है, हम लोग डायग्राम के थ्रू यानी बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यानी इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम लिखा था उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट, जिससे प्रोग्राम को समझना और इजी हो जाता है। तो कोई भी फ्लो चार्ट बनाने से पहले हम ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा सिंबल्स जो है यूज़ किया जाता है। यानी स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम लोग ओवल का यूज़ करते हैं, इनपुट देने के लिए या आउटपुट लेने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं, प्रोसेस करने के लिए ऑपरेशन करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल जैसे सिंबल्स का यूज़ करते हैं, डिसीजन लेने के लिए या कोई कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग डायमंड का यूज़ करते हैं, और एरो जो है हमें बताता है स्टेप की इस स्टेप से हम इस स्टेप में गए। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड अ नंबर इज इवन एंड ऑड। पिछली बार हमने क्या किया था, इसको वर्ड्स के थ्रू लिखा था, सेंटेंस के थ्रू स्टेप में लिखा था। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, स्टार्ट करने के लिए ओवल शेप यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या बोला था, इनपुट लेने के लिए क्या यूज़ कर लेंगे, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अंदर हमने एक नंबर ले लिया n। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, तो चेक यानी डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के लिए कौन सा शेप यूज़ होता है, डायमंड से। यहाँ पर हम डिसीजन ले रहे हैं कि इफ़ अगर हमारा n इसका हमने मोड निकाला यानी इसका हमने रिमाइंडर निकाला, अगर वो ज़ीरो आ गया तो एरो इधर जाएगा, एरो बताता है डायरेक्शन, तो क्या प्रिंट होगा, इवन। अगर नहीं आया तो क्या प्रिंट होगा, ऑड। उसके बाद जो भी प्रिंट हो वो एक बार स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है हमारा आता है स्यूडोकोड। स्यूडोकोड क्या होता है, सिंपल वे टू रिप्रेजेंट एल्गोरिदम इन अ ह्यूमन रीडेबल स्टेप दैट रिसेंबल प्रोग्रामिंग लॉजिक। स्यूडोकोड में हम लोग क्या करते हैं, हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसको हल्का फुल्का उसमें कुछ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सिंटैक्स का यूज़ करके हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं ताकि जो नॉन प्रोग्रामर है वो भी समझ जाए। प्रोग्रामर तो समझे ही समझे, बाकी जिसको प्रोग्राम से उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो भी उसको पढ़कर समझ जाए। ठीक है। अब एल्गोरिदम में क्या होता है, हम लोग कोई सिंटैक्स यूज़ नहीं करते, नॉर्मली अपने वर्ड्स में एल्गोरिदम लिख देते। लेकिन सूडो कोड में हम लोग थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टार्ट और एंड में हम लोग बिगिन और एंड लगाएंगे। इनपुट के लिए हम लोग रीड और इनपुट जैसे वर्ड का यूज़ करेंगे। आउटपुट के लिए प्रिंट, डिस्प्ले एंड आउटपुट। असाइनमेंट के लिए ये वाला सिंबल या ये वाला सिंबल का यूज़ करेंगे। डिसीजन के लिए इफ़ या एल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। एल्गोरिदम में ऐसा कुछ नहीं था, एल्गोरिदम में हम नॉर्मल अपने वर्ड में लिख लेते थे, लेकिन स्यूडो कोड में हमें कुछ ये सब वर्ड्स का यूज़ करना है अब समझाने के लिए। देखिए वही प्रॉब्लम है, चेक इवन और ऑड। कोई नंबर इवन है या ऑड ये चेक करना है। सबसे पहले बिगन हो गया यानी स्टार्ट हो गया, फिर हमने एक नंबर को रीड किया, फिर एन का जो मॉड निकाला,
ठीक है। अगर वो 0 आ जाता है देन क्या प्रिंट करेंगे, इवन, एल्स क्या प्रिंट करेंगे, ऑड। ये थोड़ा बहुत जो है ना इंग्लिश वर्ड में लिखा गया है, लेकिन थोड़ा इसका सिंटेक्स जो है ना प्रोग्राम से मिलता जुलता है। इसके बाद इफ़ को ख़त्म कर देंगे, एंड इफ़ को ख़त्म कर देंगे, फिर यहाँ हमारा जो है वो एंड हो जाएगा। तो हमने तीनों चीज़ के बारे में पढ़ा, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सीडो कोड। एल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिदम का ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को समझते हैं। और सीडो कोड में क्या होता है, एल्गोरिदम को ही रिप्रेजेंट करते हैं कुछ अच्छे स्टेप्स में, और कुछ इसमें कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, है ना, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से समझ में आती है। यानी तीनों का ही यूज़ हो रहा है प्रोग्राम को बनाने के लिए, प्रॉब्लम को समझने के लिए। प्रोग्राम लिखने से पहले हम ये सब बनाएंगे ताकि हमें समझ में आए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इसके अंदर एक और टॉपिक आता है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग डिजिट से। हर नंबर सिस्टम में कुछ बेस होता है जो बताता है कि उसमें कितना डिजिट यूज़ हो रहा है। मेनली 4 तरह के नंबर सिस्टम है। बाइनरी, हम जानते हैं ना, कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी वर्ड्स नहीं समझता है। कंप्यूटर कौन सा नंबर समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो कि 0 और 1 में लिखा जाता है। यानी इसका बेस बता रहा है कि 2 ही वर्ड यूज़ होगा, 2 ही डिजिट यूज़ होगा, 0 1। एग्जाम्पल ये है। ऑक्टल, जिसमें कितना डिजिट यूज़ होता है, 0 से लेकर 7 तक, यानी टोटल 8 डिजिट यूज़ हो सकता है इसमें। डेसिमल में 10, इसका बेस 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16। ठीक। अब एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछता है, एग्ज़ाम में आपको पूछता है कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक बाइनरी नंबर है, उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले बाइनरी नंबर, देखिए बाइनरी नंबर कुछ ऐसा होता है, इसी का निकालते हैं। 1011, इसका बेस 2 है ना, डेसिमल निकाला, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो ये जो बाइनरी नंबर है 1011 मल्टीप्लाई ईच बिट बाई 2n। हर बिट को, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, चारों बिट को जो है ना हम लोग 2 का पावर n, यानी यहाँ 2 का पावर 0 होगा, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में उसको सम अप कर देंगे। देखिए ये 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 2, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जोड़ते जा रहे हैं। 1 इंटू 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। 1 इंटू 2 का पावर 0, तो 1 इंटू 2 का पावर 3 यानी 8, 0 इंटू 2 का पावर 2 यानी 0 ही आएगा, 1 इंटू 2 यानी 2 ही आएगा, और 1 इंटू 2 का पावर 0 क्या आता है, 1 आता है, यानी 1 आएगा। 8, 2 10 और 1 11। ठीक है, तो 11 हमारा डेसिमल नंबर था, जिसका बाइनरी नंबर है 1011। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा देखिएगा इसको। दूसरा है, अगर हमें डेसिमल नंबर दिया हो और हमें उसको बाइनरी में निकालना, तब हम क्या करेंगे, डेसिमल दिया हो, मान लो 11 दिया हो और इसको बाइनरी में निकालना हो, तब क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड देते जाएंगे और उसके रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ समझने की कोशिश करते, 11 था ना, 11 है, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, तो क्या किससे डिवाइड देना है हम लोगों को, इसको 2 से देना है, और इसके रिमाइंडर को यहाँ लिखते जाना है। 2 के पावर में 11 नहीं आता है, 5 बार में 10 आता है, रिमाइंडर बचा 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। उसके बाद क्या, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। अब इसको रिवर्स में पढ़ेंगे, 1011 यानी उल्टा रीड करेंगे, 1011 बेस, यानी 11 का बाइनरी नंबर क्या आ जाए, 0। ठीक है, इस साइड हम उसका रिमाइंडर लिखते जा रहे हैं, और इस साइड जो है ना हम उसका क्या लिखते जा रहे हैं, क्वोशेंट लिखते जा रहे हैं, और फिर उसको लास्ट से रीड करेंगे 1011। ठीक है, अब ये तो सही है। अब ये भी एक डेसिमल नंबर है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, पॉइंट आ गया। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसका निकालना है आपको बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे सही से। 16.3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग,
16, ठीक, प्लस 0.3, दोनों को अलग कर दिए। ये एक इंटीजर है, ये एक पॉइंट में है। तो पहले 16 का हम लोग निकालते हैं। मैंने सिखाया था ना 2 से डिवाइड करना है। 2 8 जा 16 आया 0, 2 4 जा 8 आया 0, 2 2 जा 4 आया 0, 2 1 जा 2 आया 0। उल्टा रीड करेंगे, यानी 16 का क्या निकला 1 और 4 0, ठीक। 16 का तो निकल गया। अब निकालना है हमें 0.3 का। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 0.3 को हर बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ इंटीजर पार्ट लिखेंगे, पॉइंट के पहले वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शन पार्ट, पॉइंट के बाद वाला पार्ट। तो पहले 2 से करें, 0.3 इंटू 2 तो क्या आया 0.6। तो इंटीजर क्या था इसका 0। अब फिर 0.6 को करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 1.2, इंटीजर पार्ट क्या है 1। फिर 1.2 को करें, 1.2 को नहीं करेंगे, 0.2 का करेंगे क्योंकि हमको पॉइंट के बाद वाला डिजिट लेना है। 0.2 को करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 0.4, इंटीजर क्या आया 0। फिर 0.4 को करेंगे 2 से, क्या आया 0.8, इंटीजर पार्ट क्या था 0। फिर 0.8 को करेंगे 2 से, क्या आएगा 1.6, इंटीजर क्या आया 1। अब ये वाला 1 जो है ना बार बार रिपीट होता जाएगा, यहाँ जो 1 है वापस फिर आखिरी पर जाए, तो यहीं तक हम लोग रुक जाते हैं। अब मिला देते हैं 16.3, पहले तो 16 का लिखते हैं 1000 पॉइंट, फिर 0100 0100 का पावर 2, ठीक है। हालांकि नंबर सिस्टम में हमें और भी बनाना है कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसके लिए मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है।